बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum. My name is Muhammad Mansoor Waqas. I am the lecturer in Physics, University of Education, Johorabad campus. Our course title is Mechanics 2 and its course code is PHYS1114. Today we have discussed about lecture number 6. In the previous lecture, we have discussed about the rotational inertia of the sphere, about the diameter, and also we discuss about the parallel axis theorem and drive its relation, which is the I is equals to ICM plus MH square. After driving the relation, we have discussed about its numerical problem related to parallel axis theorem. Now today we have discussed about the rotational kinetic energy, the rotational kinetic energy of the bodies which are rotating about the axis, about the fixed axis. And secondly we have discussed about the rotational dynamics of rigid bodies. आज हम इसमें सेकंड टॉपिक में डायनामिक्स को भी डील करेंगे कि डायनामिक्स क्या चीज है और कैसे हम रिजिड बॉडी की डायनामिक्स देखते हैं, और तीसरी हम चीज देखेंगे इसी के अंदर ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी हम डिस्कस करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग अवर टॉपिक rotational kinetic energy, we have firstly discussed about the energy. What is the energy? The energy is the ability of the body to do work. The energy is divided into the two parts. First is the kinetic energy and second one is the potential energy. The kinetic energy, when the body moves, the energy associated with it is the kinetic energy, and the energy due to the position of the body is called potential energy. Today we have discussed about the rotational kinetic energy. What is the rotational kinetic energy? We know that what is the rotation. Rotation is the body moves in the circular path about the fixed axis. We know that. तो यहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कैसे कि हमने लिया कि हमने एक रिजिड बॉडी ले ली. अब रिजिड बॉडी क्या चीज है? रिजिड बॉडी के बारे में हम जानते हैं कि रिजिड बॉडी एक ऐसी है जो कि कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स है, जो ऐसी बॉडी जो कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स है, ठीक है. और अगर हम उस बॉडी के ऊपर कोई ऐसे कोई फोर्स वगैरह लगाएं और बॉडी की जो पॉइंट्स हैं वो आप फिक्स रहें, तो जो ऐसी बॉडी होती है उसको हम रिजिड बॉडी का नाम देते हैं. तो हमने यहाँ पे ऐसा लिया कि एक रिजिड बॉडी ले रोटेटिंग अबाउट द फिक्स एक्सिस, ठीक है ना जी. ये फिगर में भी आपको नजर आ रहा है, स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है कि वो बॉडी जो है वो अबाउट द फिक्स एक्सिस रोटेट कर रही है. अब हमें पता है क्योंकि बॉडी जो है कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स है कि उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, मैसेज जो है वो तमाम हर पॉइंट का हम लोग ले लेते हैं m1 m2 m3 अप टू mn तक ले लेते हैं, ठीक है. और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इनका जो डिस्टेंस है वो हमने क्या ले लिया, r1 r2 r3 अप टू rn तक हमने इसका डिस्टेंस ले लिया. अब क्योंकि बॉडी जब रोटेट हो रही है एज अ रिजिड बॉडी, तो तमाम मैसेज जो है उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं. अब रोटेट हो रहे हैं तो द रोटेशन एनर्जी फॉर मास m1 इज, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर मास m1 क्या हो जाएगी, m1 v1 स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगी, ठीक है ना. हमने काइनेटिक एनर्जी का वही फार्मूला लगा लिया जो पहले वाला लगाना था हमने. इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमें पता है क्योंकि बॉडी जो है वो रोटेट हो रही है अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, तो हम लोगों ने क्या किया, हमने इसी को चेंज कर दिया. किसके अंदर चेंज कर दिया, एंगुलर वेलोसिटी को हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज कर दिया. अब अगर वेलोसिटी को चेंज करना है, टेंजेंशियल वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है, v1 इज इक्वल्स टू r1 ओमेगा 1. ये हमारे पास रिलेशनशिप है. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द linear velocity and angular velocity. तो now we put this relationship in the above expression. तो मैं क्या करूंगा कि इसी एक्सप्रेशन को, इसी रिलेशन को पुट कर दूंगा above एक्सप्रेशन में. तो इसी स्लाइड की आप लास्ट में देखें, आपको क्या नजर आ रहा है, m1 मैंने आपके इधर पुट अप कर दिया, ब्रैकेट्स लगा दी, r1 ओमेगा 1 का स्क्वायर ओवर 2 कर दिया. आफ्टर पुटिंग इट and open the square, then the expression becomes
kinetic energy of first particle m1 r1 square omega 1 square over 2. Similarly, the kinetic energy of the second particle, kinetic energy of the 2 is equals to m2 r2 square omega 2 square over 2 हो गया, where omega 1 and omega 2 is the rotation angular velocity of particle 1 and particle 2 respectively. Similarly, the rotational kinetic energy of the mass n particle, kinetic energy of n particle mn rn square omega n square over 2 आ गया। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि हमने वन बाय वन तमाम पार्टिकल्स की हमने क्या निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, ठीक है ना। और हमने इसकी रिलेशन को भी पुट अप कर दिया, जो मैंने लास्ट टाइम रिलेशन लिखी थी V इक्वल्स टू आर ओमेगा की रिलेशन भी मैंने इसके अंदर पुट अप कर दी। अब यहां तक करने के बाद, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी रोटेशन हम निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी किसकी, हम रिजिड बॉडी की निकाल रहे हैं, और रिजिड बॉडी को हम जानते हैं कि रिजिड बॉडी क्या चीज है, कलेक्शन ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अब काइनेटिक एनर्जी हमें उनकी निकालनी है पूरी की पूरी रिजिड बॉडी की, तो हमने क्या करना है, वन बाय वन टोटल काइनेटिक एनर्जी कर लेनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 3 प्लस अप टू काइनेटिक एनर्जी n, क्योंकि हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल लिखा। अच्छा, अब यहां तक करने के बाद जो वैल्यूज मैंने यहां पर निकाली हैं 1 की 2 की और n अप टू n तक, वो तमाम वैल्यूज मैं क्या करूंगा, इस लास्ट एक्सप्रेशन के अंदर पुट अप कर दूंगा। नाउ पुटिंग द individual kinetic energy of the all particle in the total kinetic energy, we see, देखें अब हमने क्या देखा कि तमाम पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी 1, 2 और 3 और अप टू n तक, वो तमाम की तमाम हमने क्या कर दी, पुट अप कर दी अब एक्सप्रेशन में। सबसे पहले एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं कि हमने जब आप पुट अप कर दी, तो क्योंकि रिजिड बॉडी थी तो सारी की सारी टोटल एनर्जी क्या हो जानी थी, एड अप हो जानी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐड कर दिया। अब इसको ऐड करने के बाद देखेंगे अब हमारे पास आगे क्या लिखा है, द रिजिड बॉडी एंड इट्स एवरी मास पार्टिकल रोटेट्स विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, इट्स मींस। अब आपको पता है कि ये जो तमाम पार्टिकल हैं ये सब कंबाइन होके क्या है कि एक एज अ रिजिड बॉडी है। अब बॉडी ने जब रोटेट करना है तो तमाम पार्टिकल्स की जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि जो मैसेज हैं वो बिहेव क्या कर रहे हैं, एज अ रिजिड बॉडी कर रहे हैं। तो जब वो एज अ रिजिड बॉडी कर रहे हैं तो उनकी जो वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या होगी, तमाम पार्टिकल्स की सेम होगी। अब जब तमाम पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम हुई तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 अप टू ओमेगा n से लेके ओमेगा तक, ये तमाम क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब अगर ये सेम हो गए तो अब आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल में आप देख सकते हैं m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गया प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गया, और इसी तरह अप टू ओमेगा n rn स्क्वायर इनटू ओमेगा आ गया। मतलब अब हमने ये किया कि आप फर्स्ट एक्सप्रेशन और उसके बाद थर्ड एक्सप्रेशन को देखें तो हमने जस्ट ओमेगा की वैल्यू को आप ये कह सकते हैं कि हमने रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया, हमने ओमेगा के साथ रिप्लेस कर दिया। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में आए, नाउ वी हैव इन फोर्थ स्टेप वी सी दैट, मैंने क्या किया कि मैंने ओमेगा का, आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसमें कॉमन क्या क्या चीज आ रही है, तो जो कॉमन आ रहा था वो मैंने इसमें से बाहर निकाल लिया। अब देखें कि मैं देख रहा हूं कि आप इक्वल से देखें, इक्वल के आप लेफ्ट राइट साइड के ऊपर आप देखेंगे तो आपको हाफ नजर आ रहा है, ठीक है, हाफ इसमें कॉमन आ रहा था, हाफ मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आप देखें m1 r1 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर तक मैं ले गया, और इसी तरीके से जब मैंने ब्रैकेट क्लोज की तो मैंने ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैंने ओमेगा स्क्वायर भी मैंने इसमें बाहर निकाल लिया। अब ओमेगा स्क्वायर क्यों बाहर निकाला है, वो इसी वजह से बाहर निकाला है क्योंकि वो इसमें क्या था, कॉमन था। अच्छा, अब लास्ट एक्सप्रेशन के अंदर देखें कि लास्ट एक्सप्रेशन क्या शो कर रही है कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हाफ आ गया। तो ये जो तमाम हमारे पास थे m1 r1 स्क्वायर, देखिए एक ही क्वांटिटी नंबर्स के साथ ऐड अप हो रही है। जब एक ही क्वांटिटी नंबर्स के साथ ऐड अप हो रही होती है तो हम उसके साथ क्या लगा सकते हैं, समीशन का साइन लगा सकते हैं। इसमें ये कहां से वेरी कर रहा है, 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है, तो उसके लिए मैंने डमी इंडेक्स लगा दिया, और डमी इंडेक्स क्या है, i, हमारे पास डमी इंडेक्स है i से लेके n तक, तो mi ri स्क्वायर आ गया। तो यहां तक हमारे पास हो गया। In previous lectures,
we also learn about that the moment inertia of the rigid bodies. The moment of inertia for the rigid body, because the rigid body is the collection of the particles, so moment of inertia for the rigid body is equals to I is equals to summation I is equals to 1 up to n mi r I square is the moment of inertia of the rigid body. So we replace these terms. So kinetic energy for rotational bodies is equals to half I omega square. This is the kinetic energy for the rotational body which is rotating about the fixed axis. जो bodies about the fixed axis rotate हो रही हैं, ठीक है, उनकी ये क्या आ गई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, क्योंकि सारी बात है बॉडी जब रोटेट हो रही है तो रोटेट होने की वजह से बॉडी के पास एक एनर्जी तो होगी, और वो कौन सी होगी, वो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी. Before starting the new topic, rotational dynamics of the rigid body, firstly we have discussed about the mechanics. What is the mechanics? In previous semester you have learned about the mechanics 1, and in this semester you have learned the mechanics 2. What is the mechanics? Mechanics is basically the study of the motion of the particle. This is called the motion. Either the motion is rotational or linear motions. The study about these ways are called mechanics. Mechanics is divided into the two parts. First part is related with the kinematics and other is the dynamics. In kinematics we have studied about the motion, but we does not seen about the cause. कि हम बॉडी की काइनेमेटिक्स के अंदर हम बॉडी की मोशन को तो देखते हैं, लेकिन हम बॉडी के काज नहीं देखते कि व्हाट इज द काज ऑफ द मोशन, कि हमें नहीं पता कि बॉडी का काज क्या है, मोशन का काज क्या है. तो जो हमारे पास ऐसी ब्रांच है जिसके मैकेनिक्स की, जिसके अंदर हम लोग बॉडी की मोशन को तो स्टडी करें लेकिन हम उसके काज की ना स्टडी कर सकें, तो वो हमारे पास क्या है, काइनेमेटिक्स कहलाती है. ठीक है, अभी तक जो हमने पीछे पढ़ा है, जो हमने वेरिएबल्स वगैरह पढ़े थे, जो फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर के अंदर और थर्ड लेक्चर के अंदर भी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन तक जो डील किया था, वो तमाम चीजें काइनेमेटिक्स की ही हिस्सा है. ठीक है, उसके बाद हम डील करते हैं डायनामिक्स को. सेकेंडली है हमारे पास डायनामिक्स है. डायनामिक्स क्या चीज है? देखिए, डायनामिक्स हमारे पास ये है कि जब बॉडी क्या करे कि मोशन करे. ठीक है, जब बॉडी मोशन में हो लेकिन उसके हमें काज का पता हो. अनफॉर्चुनेटली हमें पता तो है कि बॉडी का जो काज है वो क्या होता है, कि बॉडी का काज फोर्स होता है. जब बॉडी का हमें काज पता लग जाए कि बॉडी की मोशन का काज क्या है, तो ऐसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, डायनामिक्स कहेंगे. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि बॉडी है, कोई भी बॉडी है, आप लोगों ने देखा होगा मूव कर रही है. क्यों वो मूव कर रही है? उसके पीछे इफेक्ट ऑफ द फोर्स है. कोई चीज है, आप देखते हैं कि हाइट से ड्रॉप हो रही है, ठीक है ना, और टूवर्ड्स आती है, ग्राउंड की तरफ आती है. क्यों आती है? क्योंकि उसके पीछे एक काज है. वो काज क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है. इसी तरीके से कोई बॉडी है, लीनियर मोशन कर रही है, तो उसके ऊपर एक अप्लाइड फोर्स लग रही है. अप्लाइड फोर्स लगने की वजह से वो बॉडी मूव कर रही है. तो ये सारी की सारी क्या चीजें डायनामिक्स के अंदर आती हैं. ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी से ही रिलेटेड है, डायनामिक्स ऑफ द रिजिड बॉडी. कि एक रिजिड बॉडी है, हमने क्या देखने हैं, उसके डायनामिक्स देखने हैं कि उसके डायनामिक्स क्या होंगे. ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने एक इसी तरीके एक रिजिड बॉडी ले ली. ठीक है, रिजिड बॉडी, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एट अ सर्टेन लोकेशन ऑफ द रिजिड बॉडी फ्री टू रोटेट अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस ओ इन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन द फिगर. अब आप देख सकते हैं कि एक फिगर के अंदर आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया कि एक रिजिड बॉडी थी, ठीक है ना, हमने उसके ऊपर एक इन एक्स वाई प्लेन के ऊपर हमने ओरिजिन से एक फोर्स अप्लाई की. अब फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, बॉडी रोटेट हुई अबाउट द ओ, ओरिजिन के गिर्द वो रोटेट हुई. ठीक है, एट पॉइंट जब टाइम टी था, अब आप फिगर के अंदर देखें, एट टाइम टी के ऊपर वो क्या बना रही थी, अलोंग द एक्स एक्सिस फाई एंगल बना रही थी. ठीक है ना, और एट टाइम टी प्लस डी टी के बाद जैसे टाइम इंटरवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तो वो एक अगले पॉइंट के ऊपर चलेगी, और फिर उसने क्या चीज बनाया, उसने एंगल बनाया डी फाई. किसके दरमियान बनाया? आर, दो वेक्टर्स के दरमियान में उसने एंगल्स बना लिया, डी फाई बना लिया. अच्छा, अब आगे देखते हैं. द रिजल्टिंग मोशन डिपेंड अपॉन लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. अब वो क्या कह रहे हैं, रिजल्टिंग मोशन डिपेंड करेगा किसके ऊपर,
application of the force, the quantity which takes into account both the magnitude of the force applied and location and direction in which the applied force is called torque. अब देखें, अब हम यहाँ पे एक नई चीज पे चले गए। देखें कि बॉडी के अंदर जब हम, आपको पता है कि एक लीनियर मोशन की अगर हम बात करें तो जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है लीनियर मोशन के अंदर, तो बॉडी के अंदर क्या चीज प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अब यहाँ पर क्या है, जब हमने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई है अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, आपको नजर आ रहा है कि अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा कि बॉडी टर्न करेगी। अब जब बॉडी टर्न करेगी या बॉडी रोटेट करेगी तो ये किस चीज की एप्लीकेशन में चला जाएगा, टार्क की एप्लीकेशन में चला जाएगा, ये टार्क में चला गया। अब इसके अंदर क्या चीज वेरी करेगी, इसकी मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगी, इसकी डायरेक्शन भी वेरी करेगी। अगर आप पैरेलल अंदाज में लगाएंगे तो बॉडी सारी बात है रोटेट नहीं करेगी, टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर आप परपेंडिकुलर अंदाज में लगाएंगे या टेंजेंशियली आप लगाएंगे फोर्स, तो ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी, ठीक है ना। इसके अलावा डायरेक्शन के अलावा ये क्या करेगा, मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा। आपको पता है फोर्स ज्यादा होगी तो बॉडी की रोटेशन भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। Motion of the particle during time interval dt, when an external force acts on the particle, the work done by this force during the time interval dt is। अब आपको पता है जब बॉडी के ऊपर फोर्स जब अप्लाई होती है तो बॉडी जो करती है वो डिस्प्लेसमेंट करती है। अब जब बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो और बॉडी डिस्प्लेसमेंट करे तो ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क डन का नाम देते हैं, ठीक है ना। वर्क डन का नाम देते हैं कि मतलब बॉडी के ऊपर फोर्स लगी और बॉडी ने एक डिस्प्लेसमेंट कवर की उसी डायरेक्शन के अंदर, तो बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क डन का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है वो हमने लिख दिया dw is equals to f dot ds। तो dw is equals to क्या हो जाएगा, f ds cos थीटा आ गया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट था, डॉट प्रोडक्ट के होने की वजह से यहाँ पर क्या चीज आ गई, f ds cos थीटा आ गया। तो ये हमने dw निकाल लिया। In previous we calculate the work done at during the time interval dt. dw is equals to f ds cos phi. Now we have changed because the body moves in the circular motion about the origin O in xy plane. So we change the displacement into the angular displacement. We know that the relation between the angular displacement and linear displacement is equals to s is equals to r phi या r theta. So we know that for small change ds is equals to r d phi. अच्छा, मैंने क्या किया कि मैंने उसको रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर लिया, तो वो मेरे पास क्या है, ds is equals to r d phi। ये बेसिकली क्या थी, ये रिलेशनशिप थी हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, जो हमने फर्स्ट आर्टिकल के अंदर या फर्स्ट आप ये कह लें कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की थी। अच्छा, इसी रिलेशन, नाउ दिस रिलेशन is put into the above expression. The above expression is, we know that dw is equals to f ds cos cos phi. Now cos theta, sorry. Now we put it in the above expression. So dw is equals to f into r d phi cos theta. Now the f cos theta is separated and d phi r d phi is separated. मैंने क्या किया, f cos theta को मैंने सेपरेट कर दिया और r d phi को मैंने अलग से सेपरेट कर दिया, क्योंकि f cos theta क्या बन रहा है, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स बन रहा है, इज द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ द ds दैट इज परपेंडिकुलर टू द r। क्योंकि ये एक जो हमारे पास है ये कंपोनेंट बेस अलोंग है, किसके अलोंग है, हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के अलोंग आ गया, ठीक है ना, और डायरेक्शन ऑफ ds के अलोंग आ गया। और लेकिन ये कंपोनेंट क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, किसके परपेंडिकुलर हुआ, r वेक्टर के परपेंडिकुलर हुआ। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, सो वी राइट इट r f d phi। तो मैंने इसको क्या कर दिया, कंपोनेंट फोर्स को f cos थीटा को मैंने क्या लिख दिया, f कंपोनेंट लिख दिया, या आप ये कह सकते हैं कि फोर्स का आप इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी कह सकते हैं। क्यों इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो r वेक्टर था ये कंपोनेंट उसके क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर इस तरह से हुआ क्योंकि f cos थीटा जो ये कंपोनेंट है ये पैरेलल है, किसकी पैरेलल हुआ, ये जो आपका वो जो ds था, जो वो डिस्टेंस कवर हो रहा है जब फोर्स अप्लाई की है, ये कंपोनेंट उसके पैरेलल है, उसके तो पैरेलल है, लेकिन r के ये क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी वजह से यहाँ पे ये जो फोर्स का ये कंपोनेंट हुआ ये क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अच्छा, आगे देखते हैं, लास्ट में
अब आप देखें कि जब हम जानते हैं कि बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगती है और बॉडी रोटेट करे अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, जब बॉडी रोटेट करती है अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगे तो ये नई टर्म हमारे पास बन जाती है, टार्क की टर्म बन जाती है, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है व्हेन वी अप्लाई द फोर्स। तो टा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर एफ, हम जानते हैं। Now the last relationship is the dW is equals to RF d phi. We put the according to the definition of the TA is equals to RF. Then the relationship becomes dW is equals to TA d phi. This is basically the work done for the rotational body. This is the work done for the rotational body, and we are pointed for equation 1. इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 के नाम से दे दिया। ये बेसिकली मेरे पास क्या बन गया, आप इसको ये भी कह सकते हैं वर्क डन बन गया इन द रोटेशनल मोशन। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि बॉडी है, रिजिड बॉडी है, सारी बात है, उसके ऊपर n नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। नाउ सेवरल फोर्सेस F1 F2 अप टू Fn आर अप्लाइड टू द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी इन प्लेन नॉर्मल टू एक्सिस ऑफ द रोटेशन। The work done by these forces on the body of in rotation d phi is। अब क्या है कि बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ तरह की फोर्सेस हैं, मुख्तलिफ नंबर ऑफ फोर्सेस जो हैं बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, तो टोटल जो नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा, तो W नेट क्या हम कर लेते हैं, टा 1 d phi प्लस टा 2 d phi प्लस अप टू टा n d phi। ठीक है, इसके अंदर हमने लिया है कि जो भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है या थर्ड एक्सप्रेशन में कि मैंने क्या किया कि टा 1 टा 2 अप टू टा n क्या चीज हो रही है, एड अप हो रही है। तो मैंने क्या किया, इनको आपस में ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है ना, और d phi को मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। राइट साइड पे आप देखें d phi क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, अब आप फोर्थ एक्सप्रेशन पे आप जाएं, उसी से नीचे जाएं तो dw नेट आ गया। अब आपको पता है कि टोटल टार्क जो है बॉडी का वो एड अप हो रहा है, टा 1 प्लस टा 2 अप टू टा n तक एड अप हो रहा है। तो जब जो चीज एड अप हो रही होती है उसको हमने यहाँ पे किस चीज से शो कर दिया, समीशन से शो कर दिया। तो ये आपके पास टा एक्सटर्नल आ गया और साथ क्या चीज आ गई, डी फाई आ गई। तो टोटल टार्क मैंने यहाँ पर ले लिया। अच्छा, यहां तक करने के बाद हम जानते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज, बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हमें पता है क्या चीज है एंगुलर वेलोसिटी की। अगर हम डेफिनेशन को यूज करें तो वो हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू मैथमेटिकल रिलेशनशिप इज इक्वल्स टू ओमेगा इज इक्वल्स टू डी फाई ओवर डी टी। तो डी फाई की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो डी फाई इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और डी फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा डी टी आ जाएगा। ठीक हो गया। After calculating the value of d phi, now we put the value of d phi or value of angular displacement is put in the above expression. Then the expression becomes dw net is equals to summation ta external omega dt. Then we point out equation number 2. Now we use the work energy theorem. We know that work energy theorem. In previous semester we have learned about the work energy theorem. The work energy theorem is defined as total work done, या net work done is equals to the change in kinetic energy. The dW, the mathematical relationship is the dW net is equals to dk. The d basically that shows the differential. dW net is equals to, in third expression dW net is equals to d. Now we put the value of k. The k is the rotational kinetic energy of the body. तो हमने क्या किया, यहाँ पे rotational kinetic energy of the body को put up कर लिया और वो मेरे पास क्या है, I omega square over 2, where I is the moment of inertia of the rigid body and omega is the angular velocity of the rigid body. I omega square over 2. Now we differential. I is the constant and 2 is the constant. ये क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशियल लेंगे तो यहाँ पे बेसिकली हम डिफरेंशियल ले रहे हैं, तो ओमेगा स्क्वायर का जब डिफरेंशियल लेंगे तो वो आपके पास 2 ओमेगा आ जाएगा, 2 ओमेगा डी ओमेगा आ जाएगा। अब जब 2 ओमेगा डी ओमेगा आएगा तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 और 2 को क्रॉस कर देंगे तो सिर्फ आपके पास क्या बच जाएगा, ओमेगा बच जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं तो डी डब्ल्यू नेट आपके पास क्या बन जाएगी, आई ओमेगा डी ओमेगा आपके पास आ जाएगी। यहां तक करने के बाद
इस स्टेप पर आने के बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो हम लोग यूज करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। हम जानते हैं कि हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन क्या चीज है। हमारे पास बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा ओवर डी टी, इसकी ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप हम लेते हैं। तो डी ओमेगा किस चीज की इक्वल आ जाएगा, डी ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा डी टी के बराबर आ जाएगा। आप देख रहे हैं मैंने क्या किया कि यहाँ पे बेसिकली मकसद ये था, क्योंकि मेरे पास आई ओमेगा डी ओमेगा आ रहा था, तो मेरा मकसद ये था कि यहाँ पे मैं क्या कैलकुलेट करूँ, डी ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, और वो डी ओमेगा किस चीज के इक्वल आ गया, अल्फा डी टी के बराबर आ गया। नाउ वी पुट दिस डी ओमेगा, now putting the value of d omega, the equation becomes dw net is equals to I omega alpha dt. Then we point out equation number 3. We see in previous the equation number 2, we calculate the equation number 2 by the total work done when the n number of forces are acting on the body, and then we calculate the net work done. Equation number 3 calculate by using the work energy theorem. The both equations at the right side, the left side of the both equations are same, so we compare the equation 2 and 3. So we see when we compare the equation 2 and 3, the summation tau external omega dt is equals to I omega alpha dt. हमने क्या किया, हमने दोनों इक्वेशन की, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उनकी लेफ्ट साइड जो थी वो सेम थी, क्योंकि एक इक्वेशन को हमने कैलकुलेट किया हमने एक इक्वेशन को नेट वर्क डन से कैलकुलेट किया, दूसरी इक्वेशन को हमने कैलकुलेट किया वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने कैलकुलेट किया। अब दोनों को जब मैं कंपैरिजन करूंगा, दोनों को मैंने लेके आया सामने, तो समीशन टा एक्सटर्नल ओमेगा dt आ गया। इसी तरीके से आपके पास दूसरी साइड पे आ गया आई ओमेगा अल्फा dt आ गया। तो दोनों को मैंने क्या कर लिया, कंपैरिजन कर लिया। अब जब मैंने दोनों को कंपैरिजन किया, तो कंपैरिजन करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो चीजें आपके पास कांस्टेंट आ रही हैं उनको आप यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। दोनों से कांस्टेंट की बजाय कॉमन आ रही हैं आपके पास, आप उनको खत्म कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड की इक्वेशन है उसमें ओमेगा dt आ रहा है, और राइट साइड की इक्वेशन में देखें तो आपके पास वहां पे भी ओमेगा dt आ रहा है। तो दोनों साइड पे आप ओमेगा dt को आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। जब आप दोनों साइड पे ओमेगा dt को क्रॉस करेंगे, तो आपके पास जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन आएगी वो समीशन टा एक्सटर्नल आई अल्फा चीज आ जाएगी। दिस इक्वेशन इज द रोटेशनल एनालॉजी ऑफ इक्वेशन नंबर 2 सेकंड लास्ट समीशन एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू ma। तो ये हमने पहले भी प्रूव किया है कि ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है इन टर्म्स ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये बेसिकली सिमिलर एनालॉजी है किसके, आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ के। इसके अंदर अगर एक कंपैरिजन करते चले, इसको और उसको कंपैरिजन करते चले, तो हमारे पास वहां पे फोर्स थी लीनियर मोशंस के अंदर, एक सिर्फ फोर्स थी। जब फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई होती है तो क्या चीज प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे ये है कि जब बॉडी अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस मूव कर रही होगी और बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी, तो ये क्या टर्म बन जाएगी, टार्क बन जाएगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब बॉडी के ऊपर टार्क लगेगा तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। वहां पे सिंपल मैथ था, यहाँ पे वही मैथ जो है वो अबाउट द फिक्स एक्सिस होने की वजह से हमने उसको क्या कह दिया है, रोटेशनल इनर्शिया कह दिया, या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम दे दिया। तो ये बेसिकली दिस इज आल्सो कॉल्ड द न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ रोटेशन। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 की तरफ आते हैं। Now we equation number 1 is dw is equals to tar d phi। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी dw is equals to tar d phi। अब इसी इक्वेशन को मैं क्या कर लूंगा, dt से डिवाइड कर लूंगा। तो now we divide दिस इक्वेशन by dt। तो जब मैंने dt से इसको डिवाइड किया तो dw ओवर dt क्या चीज बन गई, हमारे पास p के बराबर बन गई। टा आपके पास ऐसे ही आ गया, d phi ओवर dt आपके पास क्या चीज बन गई, ओमेगा बन गई। अब dw ओवर dt क्या चीज है, ये आपके पास पावर बन गई। पावर क्या चीज है, पावर को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ डूइंग वर्क।
तो हम वर्क डन को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर इज इक्वल्स टू टा आ गया, और डी फाई ओवर डी टी क्या चीज हमारे पास है, ओमेगा के बराबर है, क्योंकि ये हमारे पास क्या बन रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम लोग किस चीज से शो कर देते हैं, ओमेगा से शो कर देते हैं विद। तो हमारे पास क्या फार्मूला हुआ पावर का, इन रोटेशनल मोशन पावर इज इक्वल्स टू टा ओमेगा which gives the instantaneous power. This equation is the rotation analogy of P is equals to F into V for translational motion. अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर लूं तो उसमें आप देखें पावर की जो ट्रांसलेशनल मोशन में थी या लीनियर मोशन के अंदर थी, उसमें फोर्स आ रही थी, लीनियर फोर्स आ रही थी। यहाँ पे फोर्स को हमने रिप्लेस कर दिया टॉर्क से, क्योंकि इस वजह से रिप्लेस किया है, आपको पता है कि बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है अबाउट द फिक्स एक्सिस, तो यहाँ पे क्या ये क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, टॉर्क रिप्लेस हो गया फोर्स के साथ। इसी तरीके से वहां यहाँ पर क्या थी, ओमेगा थी। ओमेगा क्या चीज थी, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी थी। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आ गई, लीनियर वेलोसिटी थी। वी हमारे पास क्या थी, लीनियर वेलोसिटी थी ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर। Now we have discussed the numerical problem related to the rotational kinetic energy and moment of inertia. We see from the figure A and B, the A part of the 4 tiny spheres are fastened to the end of the rod of negligible mass in xy plane as shown in the figure. The part A is, if the system rotates about the y-axis with an angular speed omega, find the rotational inertia and rotational kinetic energy of the system about this axis. आप लोग देख रहे हैं कि एक हमने y एक्सिस के गिर्द अगर बॉडी को अगर हम रोटेट करवाएं, इसका मतलब y जो है वो तो हमारे पास फिक्स्ड एक्सिस हो गया, तो जो रोटेट करेगा वो सिर्फ कौन सा करेगा, जो आपको ब्लू कलर में मैसेज कैपिटल मैस m नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, दोनों का रोटेशनल इनर्शिया निकाल लेना है। अब दोनों का अगर हम रोटेशनल इनर्शिया निकालेंगे तो वो I इज इक्वल्स टू क्या चीज हो जाएगी, हमारे पास पता है क्योंकि डिस्टेंस उसके दरमियान a है, तो एक साइड पहले लेफ्ट साइड का अगर आप निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से जब राइट साइड का आप निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल इसका रोटेशनल इनर्शिया क्या चीज हो जाएगी, 2m a स्क्वायर आ जाएगी। इसी तरह रोटेशनल इनर्शिया निकालने के बाद आपके पास क्या है कि वो कहते हैं एंगुलर स्पीड ओमेगा से वो रोटेट कर रहा है। जब एंगुलर स्पीड ओमेगा से वो रोटेट कर रहा है तो आपके पास रोटेशन काइनेटिक एनर्जी अभी हमने फार्मूला फाइंड आउट किया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास आई मौजूद है, तो अब आई की वैल्यू को अब आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर पुट अप कर सकते हैं, ठीक है क्या। ये फर्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल हो गया। सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं, तो अब आप देखिए सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर क्या है कि अब वो कहता है कि फॉर जो मैसेज है, सपोज द सिस्टम रोटेट इन एक्स वाई प्लेन अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, फाइंड द रोटेशन इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अबाउट द एक्सिस। अब वो पहले तो ये था कि सिर्फ वाई एक्सिस को हमने क्या कर लिया था, कॉमन कर लिया था और वो रोटेट कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, चारों मैसेज जो है वो इन एक्स वाई प्लेन के अंदर वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं फिगर के अंदर। तो अब जब ये चारों रोटेट कर रहे हैं तो चारों की अब हम लोगों को क्या करना है, रोटेशन इनर्शिया निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल मैस का निकालेंगे, उनका ए है तो वो क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ बी वाले का निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से सारों का एक कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल 2ma स्क्वायर प्लस 2mb स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। या ये जब आप निकाल लेंगे, जब आपके पास रोटेशन इनर्शिया आ जाएगा तो रोटेशन इनर्शिया निकालने के बाद आप क्या निकाल सकते हैं, यू कैन आल्सो फाइंड द रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय यूजिंग द फार्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यू नो दैट द वैल्यू ऑफ द आई, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ द आई एंड वी गेट द काइनेटिक एनर्जी फॉर kinetic energy in the rotational form of this problem. Okay class, the lecture is end. For further reading you may read the chapter number 9 rotational dynamics physics by Halliday, Resnick and Crane, 5th edition volume 1, and you also see that chapter number 10 rotation of a rigid objects physics for scientist and engineer by Javid and Survey. If you face any problem in the lecture or numerical, you क्या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं,
ठीक है, आप मुझे ईमेल के थ्रू भी मुझसे पूछ सकते हैं।